अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था और हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टडी कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 12.5। आपकी बुक का पेज नंबर है 73 एंड टॉपिक नेम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इसके अलावा ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। इसलिए आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और इससे रिलेटेड जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगी उसको आपने नोट भी करना है और इसके साथ जो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ उसको आपने अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी स्टूडेंट डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको अभी बता देती हूँ, लेकिन आपको इसकी जो डेफिनेशन जो है ये जब हम पूरा टॉपिक एक्सप्लेन कर लेंगे तब आपको इसकी समझ आएगी। डेफिनेशन इसकी है कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विद इन अ मीडियम सच एज वाटर और ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सर्फेसिस बैक इनटू द मीडियम. The phenomena occurs if the angle of incidence is greater than a certain limiting angle called critical angle. अब यहाँ पे आपको इसकी बिल्कुल समझ नहीं आई होगी, लेकिन जब हम इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं लाइक क्रिटिकल एंगल हो गया, तो ये आपको जो है वो जब मैं इसकी आपको एक्सप्लेन कर लूँगी तो आपको इसकी तब समझ आएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन हम इसके बाद दोबारा से करेंगे। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम जो है वो अभी इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए इससे पहले जो है वो ज़रूरी है कि हम जो है वो इसमें रिफ्रैक्शन जो है वो हम इसको देखें कि रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या है। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम इससे पहले जो है वो रिफ्रैक्शन को देखते हैं कि रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब हमने स्टडी किया था तो हमने ये बोला था कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी जो है वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है उसमें सर्टेन चेंज आता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अब हमारे पास इस तरह से जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट पर भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हम जो है वो पिछले टॉपिक में किया था हम लोगों ने, जब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किया था तो हमने ये बोला था कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, और हम लोगों ने चेंज इन डायरेक्शन के कुछ केसेस भी डिस्कस किए थे। ठीक है, और अभी हम वही देख रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट जो केस था हमने ये कहा था कि डेंसर टू रेयर मीडियम जब लाइट जाती है, जब भी हमारे पास कोई डेंसर मीडियम होता है उससे लाइट जो है वो मूव करके रेयर मीडियम में जाती है, एक ऐसी मीडियम में जाती है जिस मीडियम की जो डेंसिटी है वो कम होती है। लाइट अगर इनिशियली डेंसर मीडियम में है तो वो ऐसे मीडियम में ट्रैवल करती है जहाँ पे उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। लाइक अगर आपकी लाइट जो है वो ग्लास में है तो ग्लास से वो ट्रैवल करके एयर में जाती है, तो एयर की डेंसिटी कम होगी, तो फिर आपके पास क्या होता है कि वो नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये वाला टॉपिक हमने कुछ किया था जब हमने ये बोला था कि हमारे पास लाइट जो है, देखें, जब हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, ठीक है, रेयर मीडियम आपके पास वो मीडियम होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है तो उसको हम रेयर मीडियम बोलते हैं, और डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जब लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है। जब नॉर्मल की तरफ बैंड होती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा कम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस से, क्योंकि वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। और दूसरा इसी तरह से केस हमने देखा था कि जब लाइट हमारे पास जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, इस तरह से देखिए, लाइट डेंसर मीडियम से ग्लास से कहाँ जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है। डेंसर मीडियम आपके पास ग्लास है और रेयर मीडियम क्या है, एयर है। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या करती है, नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। देखें, रेयर से डेंसर में गई तो नॉर्मल की तरफ मूव करेगी, और जब डेंसर से रेयर में गई तो क्या होगी, ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी। इस चीज़ को आपने जो है वो याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताने का मकसद ये था कि जब भी लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, आपने एक चीज़ को ख्याल रखना है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो हमारे पास क्या होती है, वो नॉर्मल से अवे मूव कर जाती है। अवे मूव जब करती है तो हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो कम हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। देखें, इस तरह से जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, सॉरी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर से जब रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगी, और जब नॉर्मल
नॉर्मल से अवे मूव करेगी तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास कम होगा। ये तो वो बातें थी जो हम पिछले टॉपिक में जो है वो करते आ रहे हैं। और जब भी आपके पास ये टॉपिक आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आपने ये चीज़ें नहीं लिखनी, आपने रिफ्रैक्शन नहीं लिखना। ये जो मैं आपको बता रही हूँ आपने लिखना नहीं है। इसको बताने का मकसद ये था कि आपको जो चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ये मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास जो है वो लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ फिगर कुछ डायग्राम्स बनाई हैं आपके पास 1 2 3 4 5 डायग्राम्स बनाई हैं। आपकी बुक में 3 बनी हुई हैं। 3 भी अगर आप बना सकते हैं तो भी ठीक है, तो भी आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे 5 डायग्राम्स बनाई हैं, आप 5 भी बनाएं। 5 मैंने इसलिए बनाई हैं ताकि आपको जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो कंसिडर करें आपके पास एक मीडियम है, लाइक आपके पास ग्लास है, ठीक है। अब हम जो है वो यहाँ पे ग्लास से हम लाइट को जो है वो ग्लास से लाइट जो है वो एयर की तरफ मूव कर रही है। ग्लास हमारे पास डेंसर मीडियम है और एयर हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है। तो लाइट जो है वो ग्लास से जो है वो हम लोग एयर में इसको जो है ग्लास से लाइट जो है वो एयर में मूव कर रही है। तो इसका मतलब है कि लाइट क्या कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास देखें ये एक जो है वो हमारे पास एक मीडियम है जिसको हम ग्लास कहते हैं और ग्लास से हमारे पास लाइट जो है वो ट्रेवल करके एयर में जा रही है। तो जैसा कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो वो नॉर्मल से क्या करेगी, अवे मूव कर जाएगी, ठीक है। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास ये रे है, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और ये जो है ये दरमियान में जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ये हमारे पास नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो थीटा आई है, मतलब इंसिडेंस एंगल है। और नॉर्मल और जो हमारे पास जो ये वाली जो रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, उसके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल है। और हम देखें जैसा कि हम कह रहे हैं कि लाइट जो है वो ग्लास से जो है वो एयर की तरफ मूव करके जा रही है। जब भी ग्लास से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से अवे मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये जो है ये वाली रे जो है वो इंसिडेंट रे है और जब ये यहाँ से आएगी तो ये नॉर्मल से थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा जो है वो मूव नहीं की लेकिन थोड़ी सी नॉर्मल से अवे मूव कर गई है। तो हम लोग यहाँ पर आपको ये जो फिनोमेना है ये समझ आ गया। और यहाँ पर मैंने लिखा है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ लेस दैन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल यहाँ पर भी यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। तो इसका जो मैं आपकी डेफिनेशन है इसकी ये मैं आपको आगे इसकी बताऊंगी। यहाँ पे आपने जो है डेफिनेशन इसकी मैं आगे क्लियर करूंगी। यहाँ तक आपने सिर्फ ये देखना है कि लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ की है तो नॉर्मल से थोड़ा अवे मूव कर गई है। नेक्स्ट जो बी वाली जो फिगर है, बी वाली फिगर में आप देखें तो मैंने जो इंसिडेंट रे थी, यहाँ पे जो इंसिडेंट रे थी पहले वो यहाँ पे थी, मैंने जो था वो इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया, इंसिडेंट रे को थोड़ा अवे मूव करवा दिया। देखिए पहले अगर इंसिडेंट रे ये थी ना तो मैंने इंसिडेंट रे को थोड़ा नॉर्मल से अवे मूव करवा दिया। पहले अगर लाइट को हम ऐसे फेंक रहे थे ना तो अब लाइट का जो एंगल है नॉर्मल के साथ, जो इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल है मैंने वो बढ़ा दिया। तो मैंने क्या किया, देखें अगर फॉर एग्जांपल पहले ये 35 डिग्री था तो अब मैंने इसको कितना कर दिया, 45 डिग्री कर दिया। तो अब देखें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास ये नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है। मैंने देखें यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि पहले लाइट रे अगर ये देखें ये एंगल बना रही थी ना तो मैंने इस इंसिडेंट एंगल को क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया। तो ये देखें ये एंगल अब ज़्यादा हो गया है। तो ये देखें जैसे ही लाइट रे आके यहाँ पे फॉल करेगी तो ये जो लाइट थी, ये जो रे थी, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है। तो जैसा कि यहाँ पर भी ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी तो यहाँ से भी नॉर्मल से अवे मूव करेगी लेकिन ज़्यादा एंगल से मूव करेगी। क्यों ज़्यादा एंगल से मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट जो एंगल था वो कम था और यहाँ पे इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब तीसरा जो केस है, जो सी केस है, जो मैंने यहाँ पे सी डायग्राम बनाई हुई है उसमें मैंने मज़ीद क्या किया है, मैंने इस इंसिडेंट एंगल को मज़ीद बढ़ा दिया, ठीक है। अब लाइट को अगर हम यहाँ से फेंक रहे थे, यहाँ से मैंने थोड़ा मज़ीद बढ़ा दिया तो यहाँ पे मैंने लाइट को थोड़ा और जो है ये जो एंगल है ना ये मैंने बढ़ा दिया, लाइट को थोड़ा और जो है वो मैंने दूर से जो है वो नॉर्मल से अवे करके फेंका। तो जैसे ही मैंने इंसिडेंट एंगल बढ़ाया तो लाइट जो है वो जैसा कि डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है तो आप देखिए आपके पास ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल से मज़ीद जो है वो अवे मूव कर गई, यहाँ पर भी अवे मूव कर गई है, यहाँ पर भी अवे मूव हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवे मूव कर गई है क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये बात क्लियर होगी कि जैसे जैसे हम एंगल ऑफ जो इंसिडेंट एंगल है उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, इंसिडेंट एंगल को हम जो
जो हमारी इंसिडेंट रे है उसको हम नॉर्मल से दूर करते जा रहे हैं, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी हमारी नॉर्मल से जो है वो परे या फिर अवे मूव करती जा रही है। अब हमारे पास ये जो डी जो फिगर है, डी फिगर में आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको क्रिटिकल एंगल जो है वो बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने मज़ीद क्या किया, यहाँ पर मैंने जिस तरह से इंसिडेंट एंगल बढ़ाया था, इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल से थोड़ा दूर करके मूव करवाया था, तो यहाँ पे मैंने मज़ीद इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दिया, नॉर्मल जो हमारी इंसिडेंट रे थी उसको मज़ीद जो है वो दूर कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कर दिया, क्लियर डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने मज़ीद जो है वो नॉर्मल से अवे मूव करवा के इसको फेंका। तो आप देखें जैसे ही यहाँ पर भी अवे मूव की थी नॉर्मल से, यहाँ से भी अवे मूव की थी, यहाँ पर भी अवे मूव की, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास ये बिल्कुल ग्लास के साथ पैरेलल होगी। अब ये जो एंगल बना रही है ये 90 डिग्री का बना रही है। लेट्स से यहाँ पे अगर एंगल जो है वो 40 डिग्री का बन रहा था, यहाँ पे 45 डिग्री का बना, यहाँ पे 60 डिग्री का बना, तो यहाँ पे जो है वो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने, ये जो रे है ना आपके पास, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है। तो देखें जैसे जैसे मैं इंसिडेंट रे को जो है वो अवे मूव करवाती गई हूँ, तो रिफ्लेक्टेड रे भी मेरे पास जो है वो नॉर्मल से दूर मूव करती गई है। और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने इंसिडेंट रे को इतना बढ़ाया कि जो रिफ्लेक्टेड रे थी उसने नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया, और ये अब ग्लास के साथ साथ मूव करती जा रही है। अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए इस केस में थोड़ा सा ऐसे मूव करके गई थी, इस केस में थोड़ा और परे मूव कर गई, इस केस में थोड़ा मजीद और मूव कर गई, और इस केस में तो बिल्कुल इसके साथ जो है वो पैरेलल हो चुकी है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अब ग्लास के साथ साथ मूव करती जा रही है। तो ये एंगल जिसमें आपके पास रिफ्रैक्टेड रे जो है वो जो मीडियम है, जो उसका मीडियम था जहाँ से वो इंसिडेंट हुई थी, उस मीडियम के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो वो एंगल आपके पास क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल आपके पास कौन सा एंगल होता है, वो एंगल जिससे अगर आप इंसिडेंट करवाएं किसी लाइट रे को, और वो जो है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद जो है वो क्या हो जाए, वो बिल्कुल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाए नॉर्मल के साथ, तो वो हमारे पास क्रिटिकल एंगल होता है। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन मैं आपको बाद में जो है वो लिखवाऊंगी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हमारे पास ये केस हो गया जिसमें हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो चुके हैं, और हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल जो है वो हमारे जो मीडियम था उसके जो है वो परपेंडिकुलर आ चुके, नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर उसने बना दिया। और अब देखें, अब एक और केस ऐसा आता है जिसमें मैं इंसिडेंट रे को मज़ीद बढ़ा देती हूँ, इंसिडेंट रे को मज़ीद नॉर्मल से अवे मूव करवाती हूँ, इस एंगल को मैं मज़ीद बढ़ा देती हूँ। एक एंगल ऐसा था जिसमें हमारे पास ये रे जो थी वो 90 डिग्री का एंगल बना रही थी, लेकिन अगर मैं क्या करूँ कि इस रे को मज़ीद जो है वो नॉर्मल से अवे मूव करवाऊँ, मज़ीद इस एंगल को मैं बढ़ा दूँ, तो क्या होगा कि ये जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो पहले देखें, पहले रिफ्रैक्टेड रे इस तरह मूव करके गई, फिर रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा परे मूव करके गई, फिर रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा और अवे मूव किया, फिर रिफ्रैक्टेड रे ने क्या किया कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल के साथ, बिल्कुल इसके साथ। अब अगर मैं मज़ीद इंसिडेंट जो रे है, इस रे को मज़ीद मैं अवे मूव करवाऊँ, मज़ीद जो इंसिडेंट रे है, देखें ये वाली रे, इसको मैं मज़ीद इधर कर दूँ, ठीक है, थोड़ा और अवे मूव करवा दूँ नॉर्मल से, तो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी हमारी, वो बजाय सेकंड मीडियम में जाने के वो क्या करेगी, फर्स्ट मीडियम में ही वापस रिफ्रैक्ट हो जाएगी। देखें ये जो रिफ्रैक्टेड रे, आप फर्स्ट केस में देखें आपके पास रिफ्रैक्टेड रे इस तरह थी, सेकंड केस में रिफ्रैक्टेड रे थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा मूव होगी, थर्ड केस में रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो नॉर्मल से ज़्यादा परे मूव होगी, फोर्थ केस में जो रिफ्रैक्टेड रे थी वो बिल्कुल सीधी हो गई है, हमारे पास एंगल के साथ जो ग्लास है उसके साथ उसने जो है वो बिल्कुल उसके साथ साथ मूव करने लगी है, नॉर्मल के साथ इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब अगर मैं मज़ीद जो इंसिडेंट रे है उसको मैं नॉर्मल से अवे मूव करवाऊँ, ये जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल मैं नॉर्मल के साथ मज़ीद बढ़ाऊँ, इसको मज़ीद में दूर करके फेंकूँ, तो क्या होगा कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी ये बजाय दूसरे मीडियम में जाने के या ग्लास के साथ मूव करने के, ये ग्लास के अंदर ही रिफ्रैक्ट हो जाएगी। देखिए इस केस में बाहर रिफ्रैक्ट हो रही थी, इस केस में भी, सब केसेस में, लेकिन अब इस केस में ये ग्लास के अंदर ही रिफ्रैक्ट हो चुकी है। देखें इस तरह से आपके पास ये जो रे है ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से आते आते ये क्या हो गई है, देखिए इस तरह से मूव करते करते अब ये एक बिल्कुल सीधी हुई है जिसको हमने क्रिटिकल एंगल बोला। अब ये क्या हो चुकी है, अब ये इसके अंदर ही जो है वो बेंड हो चुकी है, और अब ये जो रिफ्रैक्शन होगा ये लाइट के, ये जो होगा ना ग्लास के अंदर होगा, अब ये बाहर नहीं जाएगी, ये ग्लास के अंदर रिफ्रैक्ट होगी, और इसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जब आपके पास क्या होता है कि जब आपके पास
ये जो एंगल है ना, ये आपके पास ये जो एंगल है, ये इतना अगर हम बढ़ा दें कि ये जो लाइट रे है ये बाहर मूव करने की बजाय क्या करे, उसी मीडियम में जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की स्टूडेंट्स आपको समझ आई है क्या होता है, कि अगर हम क्या करें, इंसिडेंट एंगल को मज़ीद बढ़ा दें क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा, ये क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, लेकिन अगर हम इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दें तो आपका एंगल अगर क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ जाएगा, अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। मतलब ये जो लाइट रे है ये ग्लास के साथ साथ मूव करेगी, लेकिन अगर क्रिटिकल एंगल से भी मजीद इसको बढ़ा दें तो फिर क्या होगा कि फिर आपकी जो लाइट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये बजाय दूसरे मीडियम में जाने के, ये जो फर्स्ट मीडियम आपका होगा ना, जिस तरह ग्लास है आपके पास, तो ये ग्लास के अंदर ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस जो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, इसको हम अब रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, अब ये रिफ्रैक्शन नहीं होगा बल्कि ये रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि लाइट क्या कर रही है, फर्स्ट मीडियम से आके रिफ्लेक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो इंसिडेंट रे होती है वो वापस जो है वो फर्स्ट मीडियम में आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। तो इस केस में भी वही हो रहा है कि आपके पास इंसिडेंट रे जो है वो आ रही है यहाँ पे, इस पॉइंट को टच करने के बाद वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक होके आ रही है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, और ये हमारे पास कौन सा रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ये जो 3 फिगर्स बनी हुई हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको 5 फिगर्स बनाई, ये वाली जो है ये आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये आपके पास जिस केस में आपके पास ये जो 90 डिग्री का एंगल बना रही थी ये क्रिटिकल एंगल वाली है, और ये फर्स्ट है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे 5 बना के बताई हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यहाँ पर आपको समझ आ गई, यहाँ पे मैं आपको क्रिटिकल एंगल का थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। क्रिटिकल एंगल आपके पास क्या होता है, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल इन विच द इंसिडेंट रे इज 90 डिग्री टू दैट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। आपके पास क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसमें इंसिडेंट रे जो होती है वो 90 डिग्री होती है रिफ्रैक्टेड रे के। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम क्या करें कि इंसिडेंट रे पे ऐसे एंगल से जो है वो इंसिडेंट करवाएं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बनाए नॉर्मल के साथ, तो हमारे पास वो एंगल जो है वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा, ये वाला एंगल, वो इंसिडेंट एंगल। ठीक है, वो इंसिडेंट एंगल जिस पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये वाला जो एंगल होगा जिसमें आपके पास देखें ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये रे आपके पास क्या होगी, ये वाला जो आपके पास जो है वो ये क्या होगी, ये आपके पास ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो आपके पास क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। और क्रिटिकल एंगल से अगर आप क्या करते हैं, क्रिटिकल एंगल से अगर आप मज़ीद बढ़ा देते हैं इस चीज़ को, क्रिटिकल एंगल से मज़ीद अगर आप क्या करेंगे, इंसिडेंट एंगल को बढ़ा दें, तो ये जो लाइट है ये क्या हो जाएगी, ये बजाय इसके बाहर मूव करने के ये अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन के ऊपर। अब आपको डेफिनेशन ईजी लगेगी क्योंकि अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो वो हम क्या कहते हैं, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट within a medium such as water or glass from the surrounding surfaces back into the medium। वो कहता है कि ऐसा कंप्लीट रिफ्लेक्शन जिसमें जो आपकी लाइट रे है ना, जैसे कि आपकी ग्लास है या आपका वाटर मीडियम है, ठीक है, किसी भी मीडियम में क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए और कंप्लीट रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए। द फिनोमेना अकर्स इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द सर्टन लिमिटिंग एंगल और क्रिटिकल एंगल। अगर आपका देखें, वो मैं अब आपकी इस डेफिनेशन को आपको मैं इसकी ट्रांसलेशन भी करके उसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जिसमें वो ये कहता है कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन का मतलब है कि टोटली आपकी जो लाइट है ना, देखें जिस तरह से ये जो लाइट की रे है ना, ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, उसी मीडियम में जिससे वो आई थी। ठीक है, उसी मीडियम में जिस तरह अब ये ग्लास से आई थी ना, तो ग्लास या फिर वाटर जिस मीडियम से भी ये आई है ना ये रे, उसी में क्या हो जाए, कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये कब अकर होता है, ये तब अकर होता है जब हमारा ये जो एंगल है ना, इंसिडेंस एंगल, ये हमारा जो है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए। अब क्रिटिकल एंगल होगा तो क्या होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी रिफ्लेक्टेड रे, लेकिन क्रिटिकल एंगल से अगर ये बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, और उसी मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन होगा। तो अब हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, जब हमारा जो इंसिडेंट एंगल होता है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, बढ़ जाए। लिमिटिंग एंगल भी बोलते हैं इसको, क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारा जो एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है, तो उसको हम कहते हैं, तब हमारा क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में होता क्या है स्टूडेंट, हमारे पास जो लाइट रे है वो कंप्लीटली जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है उसी मीडियम में जहाँ से वो आई थी। तो ये हमारा जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपको जो है अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आपने मुझसे पूछना है। ठीक है।